किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है? क्या इनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं? क्या उन रूल की सीक्वेंस मैटर करती हैं? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सभी उन रूल्स को कवर करेंगे जिसके बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की आरएस की स्टेबिलिटी को चेक किया जा सकता है। अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करें तो वहां हमने ये देखा था कि किन रूल्स के बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की करेक्ट आरएस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम करेक्ट आरएस को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हमको उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ती है। अब स्टेबिलिटी क्यों डिसाइड करनी पड़ती है? क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हाइपोथेटिकल होती हैं और इनके कंट्रीब्यूशन के कारण ही रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी जो आरएस है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आरएस की स्टेबिलिटी सेम होती है तो वो आरएस अपने आरएस को बनाते वक्त अपना कंट्रीब्यूशन इक्वल करती हैं। अगर आरएस की स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट हो जाता है। जो आरएस जितनी ज्यादा स्टेबल होती है वो आरएस के बनाने में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। यहाँ कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि उस आरएस की जो प्रॉपर्टी होगी वो उस आरएस में ज्यादा रिफ्लेक्ट होएगी। तो इन सभी रूल्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज और ये दिमाग में रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत कम रूल हैं या बहुत कम थ्योरीज हैं जिनका एक्सटेंशन या फिर एक्सेप्शन ना हो। तो ये जो रूल है ये हमारी बेस लाइन को क्लियर करते हैं, बट इनके कुछ एक्सटेंशन या एक्सेप्शंस भी हैं जिनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इन सभी रूल्स को सीक्वेंस में लिखा गया है, यानी कि इनको प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करना है। फर्स्ट रूल प्रायोरिटी बेसिस पे पहले चेक होगा और उसके बाद के रूल बाद में चेक होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई आरएस है उसकी स्टेबिलिटी निकालते वक्त सबसे पहले हमको उसमें पाई बॉन्ड की संख्या देखनी पड़ती है। अगर मान लो जिस आरएस में पाई बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो आरएस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। या मैं ऐसा कह सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ आरएस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होती हैं। अब इस फर्स्ट रूल को हम डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मेरे पास दो आरएस ए और बी दी गई हैं। अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ये मेरे पास ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है और इससे ये वाली आरएस कैसे बनी होगी सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं। इसमें कुछ हुआ ऐसे होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, जिसके कारण इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों आरएस ए और बी को मैं आपस में कंपेयर करूं तो यहां मेरे पास दो पाई बॉन्ड है जबकि इसमें मेरे पास एक पाई बॉन्ड है। क्योंकि ये रूल जो है प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैं आरएस में पाई बॉन्ड की संख्या चेक करूंगा। क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है इसलिए इन दोनों आरएस में जो स्टेबिलिटी होगी वो फर्स्ट आरएस की सेकंड से ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इस एग्जाम्पल में मेरे पास जो ए स्ट्रक्चर है इसमें 3 पाई बॉन्ड है और इसी तरह जो मेरे पास बी स्ट्रक्चर है उसमें 2 पाई बॉन्ड है। इस कारण से इन दोनों में जो स्टेबिलिटी होगी वो एक ही ज्यादा आ जाएगी क्योंकि इसके पास टोटल 3 पाई बॉन्ड है जबकि बी के पास 2 पाई बॉन्ड है। अब सोचो ये जो मेरे पास ए स्ट्रक्चर है उससे ये बी किस तरह से बना होगा। इसमें कुछ इस तरह से हुआ होगा कि इसका जो बॉन्ड है अगर मैं इस तरह से ब्रेक कर लूं, अगर मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा तो इसमें होगा क्या, यहाँ के दोनों बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ अगर कंजुगेशन में चला जाएगा तो फाइनली मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ का बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। यानी इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड, इस एग्जांपल में इस ए स्ट्रक्चर में मेरे पास एक पाई बॉन्ड है जबकि बी स्ट्रक्चर में मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है। ए से बी आरएस किस तरह से बनी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है
और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, यानी इसमें ये ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट करा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक लोन पेयर इस पे बचा रहता है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ए स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड है, जबकि बी स्ट्रक्चर में मेरे पास दो पाई बॉन्ड है। इसलिए इन दोनों में से जो बी स्ट्रक्चर होगी या बी आर एस होगी, इसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, इस एग्जाम्पल में जो मेरे पास ए स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 0 है, जबकि बी स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 है, इसलिए स्ट्रक्चर बी जो है उसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा आएगी। अब ये स्ट्रक्चर बनी कैसी होगी, ए में ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकैटायन जो है वो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी ये दोनों आपस में कंजुगेटेड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो इस कार्बोकैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल 2p में चला जाएगा, जिससे इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें 0 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए इन दोनों में से जो BRS होगी उसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में ए स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, जबकि बी स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 पाई बॉन्ड है। अगर मैं ए स्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस तरह से मूव किया होगा, जिससे डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा। अब सबसे खास बात यह है कि जो बोरोन एटम होता है कहीं भी 3 बॉन्ड बनाए होता है तो इसका बिहेवियर बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह रहता है, यानी इसके पास भी एक खाली ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में जाते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें, इसमें 1 पाई बॉन्ड है जबकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए इन दोनों में से जो RSB है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, इस एग्जाम्पल में जो ए स्ट्रक्चर दी गई है उसमें डबल बॉन्ड की संख्या या पाई बॉन्ड की संख्या 0 है, जबकि इसमें यहां पर 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसलिए अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो बी की स्टेबिलिटी जो होगी वो ए से ज्यादा आएगी, यानी BRS ज्यादा स्टेबल होगी। अब सबसे खास बात यह है कि जो आंसर हमने ये निकाला है ये टोटली रॉन्ग आंसर है। तो इसका मतलब क्या ये एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन नहीं है। इसके लिए हमको पहले ब्रिडिक्स रूल को देखना होगा। ब्रिडिक्स रूल को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पे इस एग्जांपल के रिगार्डिंग हमको 2 चीज समझनी है। पहली चीज तो ये, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई 2 रिंग है, अगर 2 रिंग मैं इस तरह से बना रहा हूं और इन 2 रिंग ने अपने 2 कार्बन को कॉमन रखा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों कॉमन कार्बन आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ऐसी रिंग जो होती है या ऐसा कंपाउंड जो होता है फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। यानी कि 2 रिंग आपस में 2 कॉमन कार्बन रखें और ये दोनों कॉमन कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़े हों, तो ऐसी कंपाउंड जो होते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर ये दोनों कार्बन डायरेक्टली आपस में ना जुड़कर किसी एक या एक से ज्यादा कार्बन की हेल्प से जुड़ते हैं, जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करूं कि मान लो मेरे पास ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है जिसमें यहां पे मैंने कार्बन को हाइलाइटेड कर दिया। अगर मैं इनको डायरेक्ट जोड़ दूं तो मेरे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अगर इन दोनों को मैं डायरेक्ट ना जोड़कर किसी एक या एक से ज्यादा कार्बन की हेल्प से जोड़ दूं, जैसे अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कार्बन बना लिया और यहाँ पे इसको जोड़ दिया। अब ये जो कंपाउंड होगा इसको हम ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और इसमें से ये जो कार्बन होंगे, ये दोनों कार्बन जो होंगे इसके ब्रिज हेड कहलाएंगे, ब्रिज कार्बन कहलाएंगे। तो ब्रिडिक्स रूल को जानने के लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड किस तरह से पहचाना जाता है, और उसके बाद उसमें ब्रिज हेडेड कार्बन या ब्रिज हेडेड एटम कौन सा है। जैसे यहां पे हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन जो है ये ब्रिज हेडेड एटम कहलाएगा। अब बात करते हैं ब्रिडिक्स रूल की। ब्रिडिक्स रूल की अगर सिंपली डेफिनेशन दें तो ये रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड कंडीशन पर ऐसा कोई भी एटम सरवाइव नहीं कर सकता जिसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हो।
ठीक है, मैंने क्या चीज मेंशन करी है, मैंने चीज ये मेंशन करी है कि ब्रिग्स रूल की सिंपली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो ब्रिज बाइसाइक्लिक हो, जिसके ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा अगर मान लो यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता। sp2 होने के कारण उसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? उसको प्लेनरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि sp2 जो होता है इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और ये प्लेनर होता है। और जो ब्रिज हेड एटम जो होता है ना, उसमें प्लेनरिटी किसी भी तरह से अचीव नहीं हो सकती, और इस कारण से ब्रिज हेड कंडीशन पर अगर sp2 आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल या आयन जो है हाईली अनस्टेबल हो जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। चूंकि ये ब्रिज हेड एटम है और जैसे ही अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट करता है तो इस A से हम BRS की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब BRS में क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कारण से अब इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा, और sp2 होने के कारण अब ये 120 डिग्री का एंगल मेंटेन करना चाहेगा और अपने आप को प्लेनर रखना चाहेगा, और प्लेनरिटी जो है इस ब्रिज हेड कंडीशन में मेंटेन नहीं हो सकती और रिंग में हाईली स्ट्रेन आ जाएगा। इसलिए जो रिंग है उसमें इसकी स्टेबिलिटी हाईली डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया ये प्रोसेस इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इन दोनों में से जो स्ट्रक्चर ए या RSA जो होगी वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगी। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करनी है, जो ब्रिग्स रूल होता है ये तभी तक वैलिड है जब आपकी रिंग में 7 कार्बन से नीचे या 7 एटम से नीचे है। यानी कि अपने ऐसा मान ले कोई भी मेरे पास रिंग है जिसमें टोटल एटम की संख्या, वो चाहे कार्बन हो या कोई भी एटम हो, टोटल एटम की संख्या s है, तो इसमें ये रूल तभी वैलिड है जब s की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। यानी कि उस रिंग में 7 या 7 से ज्यादा एटम होते ही ब्रिग्स रूल वैलिड नहीं रहता। अब वैलिड नहीं रहता का मतलब क्या है? वैलिड नहीं रहता का मतलब ये है कि sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन था जिसको अभी हम कह रहे थे वो ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे ही उस रिंग में 7 या 7 से ज्यादा एटम होंगे, अब उस ब्रिज हेड एटम को sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रिंग साइज बढ़ने के कारण वहां पे प्लेनरिटी को मेंटेन कर पाएगा, जिसको हम एग्जांपल नंबर 7 से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 एटम की मार्किंग कर लेते हैं। जैसे इस एटम को मैंने मान लिया X और इस एटम को मैंने मान लिया Y और इस एटम को मान लूं मैं Z। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम रिंग साइज की कैलकुलेशन कर सकें। अब मान लो X से इस तरह से मैं Y की बात करूं तो ये जो रिंग मुझे दिखाई दे रही है इसमें टोटल एटम जो होंगे वो 6 होंगे। इसी तरह से मान लो इस Y से होते हुए मैं Z पे आता हूं और इसमें मेरे पास अगेन टोटल एटम जो होंगे वो 6 होंगे। बट अगर मैं X को लेता हुआ इस तरह से Z पे आ जाता हूं तो इसमें टोटल एटम जो होंगे वो 8 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर इस रिंग के ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड या sp2 आया तो अब उस कंपाउंड को इस sp2 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन की, क्योंकि अभी नाइट्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट है जैसा इस कंडीशन में भी था, और जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। चूंकि ये डबल बॉन्ड जो है वो इस रिंग में बना हुआ है जिसके पास टोटल 8 एटम है और जो कि 7 से ज्यादा है, यानी कि अब ब्रिग्स रूल वैलिड नहीं रहेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आसानी से sp2 होते हुए भी अपनी प्लेनरिटी मेंटेन कर पाएगा और इसमें यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो B की स्टेबिलिटी जो है वो A से ज्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बना कि अगर किसी RS में पाई बॉन्ड की संख्या अगर ज्यादा हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से बढ़ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के एग्जाम्पल है, जिसको एक को हमने A और दूसरे को B मान लिए हैं। अब पहले इसमें जैसा अभी हमने समझा उसके बेस पे स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अगर मैं A केस की बात करूं तो इसकी फर्स्ट RS में मेरे पास पाई बॉन्ड 1 है, जबकि इसकी सेकंड RS जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड होंगे वो 2 हैं। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इन दोनों में से जो RS सेकंड होगी इसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा आ जाएगी।
अब क्वेश्चन ये है, ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ती है तो उस मॉलिक्यूल या आयंस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहां पे मेरे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि अगर कहीं भी बॉन्ड बने होते हैं उस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब इसी तरह से इसके पास 3 बॉन्ड है, तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड के कारण 6 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है इस वक्त इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जैसे ही ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, जिसमें से एक यहां पे बचा रहेगा, और एक लोन पेयर डोनेट होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं इस हिस्से के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी हिस्से के काउंट करने होते हैं जो एटम्स या ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं या आरएस बनाने में यूज कर रहे हैं। अब यहां पे ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां से काउंट कर लिए। अब एक इसके पास लोन पेयर है, तो इस हिस्से में इस ऑक्सीजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो मेरे पास सेकेंड आरएस होगी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी कारण से हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा है तो वो आरएस ज्यादा स्टेबल होगी। तो बेसिकली इसमें यह हुआ कि इस कारण से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब बात करते हैं केस बी की। अगर केस बी में जो फर्स्ट आरएस है इसमें 0 पाई बॉन्ड है, जबकि सेकंड आरएस में पाई बॉन्ड की संख्या 1 है। इसका मतलब एक चीज तो अपने श्योर कह सकते हैं कि इसमें जो स्टेबिलिटी है वो सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा होगी। अब हुई ये क्यों? इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। अब जैसे यहां पे मेरे पास सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगेन इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर मैं एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखूं तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी इस वक्त इस कार्बोकेटाइन के पास टोटल 3 बॉन्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगेन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब होगा क्या, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर बचा रहेगा, एक लोन पेयर डोनेट होने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस हिस्से के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और हर बॉन्ड में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पकड़ूं तो 3 बॉन्ड के कारण इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि इस हिस्से में इस ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। इसीलिए इसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस केस में जो स्टेबिलिटी है वो सेकंड आरएस की ज्यादा आएगी। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी आरएस दी गई है जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या टाई हो रही है, यानी पाई बॉन्ड की संख्या इक्वल आ रही है, ऐसी कंडीशन में मुझको रूल नंबर सेकंड को चेक करना है। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग जहां पर पाई बॉन्ड की संख्या टाई हो जाती है, यानी रूल फर्स्ट एप्लीकेबल नहीं रहता है, ऐसी कंडीशन में जो न्यूट्रल आरएस होती हैं वो हमेशा चार्ज वाली से ज्यादा स्टेबल होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो होता है कम से कम फॉर्मल चार्ज को रखना चाहता है। अगर मान लो उसको चार्ज रखना ही पड़ रहा है तो वो उस चार्ज का सेपरेशन भी कम से कम करता है। अभी चार्ज सेपरेशन क्या होता है इसको हम इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। अगर मैं इसमें ए स्ट्रक्चर को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या 1 है, और बी स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड है जिसकी संख्या 1 है, यानी कि इस एग्जांपल को मैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हैंडल नहीं कर सकता या आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड की संख्या सेम आ रही है। अब मैंने क्या देखा, ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल है, जबकि इस वाली स्ट्रक्चर में चार्ज बना हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज है, बट नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा 0 आया है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। और इसको हमने आरएस के वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी मॉलिक्यूल में जब हम आरएस को ड्रॉ करते हैं उसकी एक आरएस में जो भी चार्ज आता है वो चार्ज उसकी सभी आरएस में मेंटेन रहता है। जैसे इसमें चार्ज 0 है तो इसकी जितनी भी आरएस आप बनाओगे उन सब में चार्ज जो होगा वो नेट चार्ज 0 ही रहेगा। बट ये फॉर्मल चार्ज इसमें आ चुका है, इस कारण से ये न्यूट्रल के कंपैरिजन में लेस स्टेबल हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 8 में जो स्टेबिलिटी होगी
वो स्टेबिलिटी ए की बी से ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 9, इस एग्जाम्पल में जो मेरे पास ए स्ट्रक्चर है इसमें 3 पाई बॉन्ड है, और इसी तरह से जो बी स्ट्रक्चर है उसमें टोटल यहाँ पे और यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड है। इसलिए रूल फर्स्ट टाई हो चुका है। अगर मैं चार्ज और न्यूट्रल की बात करूं, ये मेरे पास न्यूट्रल आरएस है जबकि मेरे पास ये चार्ज आरएस है, इसलिए इन दोनों में जो स्टेबिलिटी आएगी वो ए की स्टेबिलिटी जो होगी बी से ज्यादा आएगी। रूल नंबर 3, इस रूल में हमको 2 चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तभी हमको रूल 3 पे जाना है, और रूल 3 में अगेन 2 सब रूल को कंसिडर करना है। पहली चीज हमारे पास है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये हमको कब कंसिडर करनी है, जब किसी एटम का कंपैरिजन आप कर रहे हो वो एक पीरियड में प्रेजेंट है। और दूसरी चीज हमारे पास है पोलराइजेबिलिटी। इसको कब यूज करना है, अगर आप किसी एटम का कंपैरिजन कर रहे हो, वो ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में पोलराइजेबिलिटी देखी जाएगी। अगर वो पीरियड के एलिमेंट है, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखी जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम पीरियड में कैसे चेक करते हैं। अगर किसी पीरियड में हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कार्बन से हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस एटम का साइज जो होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और जो साइज है छोटा होने के कारण उसका जो न्यूक्लियस है वो जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसको अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, और अट्रैक्ट करने से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उस पे आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे। जैसे सपोज मेरे पास एक कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और सपोज मैं इस पे चार्ज रखना चाहता हूं, जैसे मेरे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और मैं इस पे नेगेटिव चार्ज रखना चाहता हूं, तो मैंने इन पे नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें O होगा जिसके ऊपर नेगेटिव रखा हुआ है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है। फिर इन दोनों में से नाइट्रोजन का नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर मान लो मैं ऐसे एलिमेंट का कंपैरिजन कर रहा हूं जो पीरियड के एलिमेंट ना होके ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमको देखना है कि किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो उसमें जो साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और साइज जो होता है वो ड्रास्टिक इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब साइज से क्या होगा, जैसे किसी एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, अगर उस पर हम नेगेटिव चार्ज रखें तो वो नेगेटिव चार्ज उस साइज पे अच्छे से डिस्पर्स हो जाता है, और डिस्पर्स होने के कारण एक नेट एरिया में वो चार्ज जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो पूरे एरिया में फैल चुका है, और नेट एरिया में चार्ज डिक्रीज होने से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर मेरे पास कोई 2 एलिमेंट है जो मेरे पास ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे सपोज मेरे पास एक जो है मैंने ले लिया O नेगेटिव और एक मैंने ले लिया S नेगेटिव, चूंकि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप के एलिमेंट है, ऐसी कंडीशन में जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छे से एकोमोडेट होगा। यानी इन दोनों में अब सल्फर का साइज बड़ा होने के कारण इस पे S नेगेटिव ज्यादा अच्छे से एकोमोडेट हो पाएगा। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 10, इस एग्जाम्पल में इस A स्ट्रक्चर में हमारे पास C नेगेटिव है, जबकि B स्ट्रक्चर में हमारे पास O नेगेटिव है, यानी C कार्बन और O ऑक्सीजन, ये जो है ये पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे। तो मेरे पास एक O नेगेटिव है, एक मेरे पास C नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसमें O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो इससे हमारे पास ये BRS की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस ARS में जो कार्बन नेगेटिव था वो B में जाकर O नेगेटिव बन जाएगा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इन दोनों RS में से जो BRS होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11, इस एग्जाम्पल में मेरे पास ARS में जो C नेगेटिव है कुछ इस तरह से माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करने से यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन यहाँ पे C नेगेटिव है और यहाँ पे N नेगेटिव है, ये दोनों जो है पीरियड के एलिमेंट हैं। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो C नेगेटिव और N नेगेटिव में से N नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। यानी कि इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए
तो BRS की जो स्टेबिलिटी होगी वो A से ज्यादा आएगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, इस एग्जाम्पल में ये S नेगेटिव जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव करेगा और यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक होके O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन के चला जाएगा। यानी इस A से इस तरह मैं BRS को ड्रॉ कर सकता हूं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास S नेगेटिव है और यहाँ पे मेरे पास O नेगेटिव है। यानी इस वक्त मेरा जो कंपैरिजन है वो ग्रुप के एलिमेंट के बीच हो रहा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ना देख के साइज देखूंगा, यानी मैं इसमें पोलराइजेबिलिटी देखूंगा। चूंकि सल्फर का जो साइज है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है, इसलिए S नेगेटिव जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि सल्फर जो है साइज बड़ा होने के कारण इस नेगेटिव चार्ज को इजीली एकोमोडेट कर पाएगा, या चार्ज जो है उसकी पूरे सरफेस में डिस्पर्स हो जाएगा। और इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो A है इसकी स्टेबिलिटी BRS से ज्यादा आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13, इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक O पॉजिटिव दिया गया है और यहाँ पे मेरे पास N पॉजिटिव है। अब जो रूल हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का करा था उसको एग्जैक्टली हम उल्टा भी कह सकते हैं। अभी हमने क्या कहा था, उस रूल में हमने देखा था कि मेरे पास मान लो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और इनके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज रख रहा हूं, यानी O नेगेटिव, N नेगेटिव और C नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण O नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल देन C नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इजीली नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेंगे। इसका बिल्कुल उल्टा, अगर मान लो मेरे को पॉजिटिव चार्ज रखना है तो मैं पॉजिटिव चार्ज इन कंडीशन में उन एटम पे रखूंगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। यानी कि अगर सपोज मैं ऐसा कह दूं मेरे पास कहीं भी C पॉजिटिव है और N पॉजिटिव है, यानी मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो C पॉजिटिव जो होगा विल बी मोर स्टेबल देन N पॉजिटिव। करेक्ट है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे O पॉजिटिव है और यहाँ पे मेरे पास N पॉजिटिव है, अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट भी करोगे ना तो इस हिस्से में इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें इस हिस्से के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उस हिस्से के काउंट करेंगे जिस पे चार्ज आ रहा है। अब इसमें एक चीज ये देखो कि मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव रखा गया है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां रखना है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, और नेगेटिव चार्ज कहां रखना है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो N पॉजिटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज O पॉजिटिव के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि इन दोनों में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो BRS विल बी मोर स्टेबल देन A। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर पहले 3 रूल से आंसर नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर मॉलिक्यूल या उसके आयन की RS में चार्ज रखा है तो चार्ज का जो सेपरेशन है वो कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सेम चार्ज है वो मैं दूर से दूर रखूं। इसका मतलब ये हो गया, अगर 2 पॉजिटिव है या सपोज 2 नेगेटिव है, यानी कि सपोज मेरे पास 2 पॉजिटिव हैं या फिर 2 नेगेटिव हैं, इनको मैं दूर से दूर रखूं। ये तो आसानी से आप मॉलिक्यूल में पहचान कर लोगे। इसके साथ मैं एक चीज और एड ऑन कर रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ +M वाला ग्रुप है, ठीक है, या मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ -M वाला ग्रुप है, तो इन कंडीशन में मुझे इनको दूर से दूर रखना है। ठीक है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट, अगर मान लो मेरे पास कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, कहीं भी मेरे पास लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज है, कहीं भी मेरे पास ऐसी कंडीशन मान लो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ +M ग्रुप है या नेगेटिव चार्ज के साथ -M ग्रुप है, अगर ये कंडीशन है तो मुझे इनको पास से पास रखना है। यानी कि ये जो चीजें हैं इनको दूर से दूर रखेंगे और ऐसी चीजें कहीं मिल गई हमको उनको पास से पास रखेंगे ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए और इसमें रिपल्शन से वो बच पाए। ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 14 देखो, इसकी फर्स्ट RS में टोटल मेरे को 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह से सेकेंड RS में मुझे यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। यानी इनमें पाई बॉन्ड की संख्या सेम है और दोनों में ही चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए मैं इससे भी आंसर नहीं निकाल सकता। और दोनों में ही Cl पॉजिटिव है
और दोनों में ही कार्बन एक्टिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलराइजेबिलिटी से भी आंसर नहीं आ सकता। यानी पहले 3 रूल मेरे इस एग्जाम्पल को सोल्व करने में काम नहीं आए या टाई हो गई। तो ऐसी कंडीशन में मैंने देखा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यहां दोनों ये जो चार्ज है आपस में 2 सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है, जबकि इस आरएस में ये पॉजिटिव चार्ज जो है ज्यादा सेपरेशन रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज से। इसलिए इन दोनों आरएस में आरएस जो होगी ए, इसकी स्टेबिलिटी बी से ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है इसमें पास पास रखे हुए हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15। इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक ए मॉलिक्यूल दिया गया है। इससे अगर मैं बी मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूं तो हुआ कुछ इस तरह से होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, इस कारण से ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। साइमल्टेनियसली इसका ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से ब्रेक हुआ होगा कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए जो यहां आ गया, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए जो यहां पे आ गया। ठीक है। यानी इस तरह रेड एरो से मैं ए के थ्रू बी आरएस को बना सकता हूं। अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर मान लो इसका मैं इस वाले एरो को डिलीट कर दूं और यहां से दोबारा देखो कि अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता, अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता और ये वाला बॉन्ड तो इसी तरह से ब्रेक होता, तो इस वाले बॉन्ड का अगर मैं ब्रेक करूं तो यहां क्या आ जाएगा, यहां अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जो यहां मुझे दिख रहा है। ठीक है। और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वो मुझे यहां दिख रहा है। यानी इस रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से इस ए से सी बनेगा, और इससे पहले जो मैंने रेड रेड का कॉम्बिनेशन किया था उससे बी बना था। अब बात करते हैं इन तीनों आरएस की। इस आरएस में मेरे पास पाई बॉन्ड की संख्या 2 है, इस आरएस में मेरे पास 0 पाई बॉन्ड है, इस आरएस में मेरे पास 0 पाई बॉन्ड है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल ए होने वाला है। अब हम बात करते हैं बी की। बी में आप देखोगे कि सभी एटम जिन पे चार्ज है वो सेम है। जैसे इसमें O पे नेगेटिव था तो यहां भी O नेगेटिव है, एक मेरे पास कार्बन पॉजिटिव है तो यहां भी कार्बन पॉजिटिव है, यहां पे कार्बन पॉजिटिव वो यहां पे आ गया, एक कार्बन नेगेटिव है वो यहां पे आ गया। यानी सभी एटम पे आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं जैसे चार्ज इसमें रखे हुए हैं। बट एक चीज आप ये देखो कि इस BRS में 2 पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे के पास पास है। ऐसी कंडीशन में अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि इसमें अपोजिट चार्ज पास रखे हुए हैं, इसलिए जो CRS होगी उसकी स्टेबिलिटी B के कंपैरिजन में ज्यादा आ जाएगी, और इससे ओवरऑल आंसर आएगा कि C विल बी ग्रेटर देन B। ये इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16। इस एग्जाम्पल में अगेन मेरे पास 3 RS दी गई हैं। अगर इन RS को ड्रॉ करूं तो A से अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर जाएं तो इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इस ARS से मेरे पास BRS की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इस तरह से कर देता, यानी इसमें अगर मैं रेड वाले एरो को हटा दूं और अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो, अगर मैं ग्रीन वाले एरो से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है कुछ इस तरह से होगी। यानी इससे इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इस A से ग्रीन एरो के थ्रू मैं CRS की फॉर्मेशन कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। अगर मैं ARS को देखूं तो मेरे पास पाई बॉन्ड की संख्या 2 है, एक पाई बॉन्ड यहां पे है, एक पाई बॉन्ड यहां पे है। अगर मैं BRS को देखूं अगेन इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 2 है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। अगर मैं CRS को देखूं तो इस RS में केवल एक पाई बॉन्ड है जो कि यहां पे। तो एक चीज तो हमने कंफर्म कर ली कि रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसमें सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल जो है वो C होने वाला है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं A में और B में किस तरह से निकालेंगे। क्योंकि A में और B में पाई बॉन्ड की संख्या सेम है, इसलिए अब हम सेकंड रूल पे चले जाएंगे। सेकंड रूल क्या है कि अगर मॉलिक्यूल में आपके पास पाई बॉन्ड की संख्या सेम है तो न्यूट्रल विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज। इसका मतलब ये हुआ इसमें मोस्ट स्टेबल A हो जाएगा, उसके बाद B आएगा और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें C बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 17। इस एग्जाम्पल में इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और दोनों ही इस C डबल बॉन्ड O के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। अगर इस ARS से मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर को इस तरह से यूज करूं और रेड एरो के थ्रू इससे मेरे पास BRS की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इस रेड एरो के थ्रू मैं BRS की फॉर्मेशन कर सकता हूं।
इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर मान लो इसमें हम इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है इसको यहां से चेंज कर दें और अब जो इलेक्ट्रॉन है हम ब्लू कलर से शिफ्ट करें कि ये इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर रहा हूं, तो इससे होगा क्या, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अब मैं A से इन ब्लू एरो को यूज करते हुए CRS की फॉर्मेशन कर लूंगा। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। इस ARS में पाई बॉन्ड की संख्या 1 है, BRS में पाई बॉन्ड की संख्या 1 है और CRS में पाई बॉन्ड की संख्या अगेन 1 है। यानी इसमें मैं पाई बॉन्ड की संख्या से आंसर नहीं निकाल सकता। फिर मैं देखता हूं न्यूट्रल कौन सी है। मेरे पास ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है और ये भी न्यूट्रल नहीं है। बट एक खास बात आपने ये देखी, इसमें चार्ज का सेपरेशन जो है बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक चार्ज है, इसमें एक चार्ज है, इसमें हमारे पास 3 चार्ज है। बट नेट चार्ज हमेशा सब आरएस में जितना भी वो मेंटेन रहेगा। जैसे इस आरएस में नेट चार्ज कितना है 1, तो इस आरएस में भले ही चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो, नेट चार्ज 1 ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, ये तो न्यूट्रल मान लो, तो मेरे पास नेट चार्ज अगेन 1 आ गया। ठीक है, नेट चार्ज इसमें भी 1 है, बट इसमें फॉर्मल चार्ज जो है ज्यादा, इसमें सेपरेशन हो गया। तो इन तीनों में एक चीज कंफर्म है कि बी की स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम होने वाली है। अब हम बात करते हैं ए और सी की। ए में मेरे पास चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर है, जबकि सी में जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास पीरियड के एलिमेंट है। तो क्या चीज चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। इस कारण से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण CRS विल बी मोर स्टेबल देन ARS। एग्जाम्पल नंबर 18। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 आरएस दी गई हैं। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्रुप और पीरियड दोनों एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलराइजेबिलिटी ये दोनों केस मिक्स है, तो किसको प्रेफरेंस देनी है। ऐसी कंडीशन में पोलराइजेबिलिटी का जो फैक्टर होगा वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। यानी कि ऐसा एटम जिसका साइज बड़ा हो उस पर नेगेटिव रख दिया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे देखो मेरे पास एक O नेगेटिव है, यहाँ पे सल्फर नेगेटिव है, यहाँ पे N नेगेटिव और सल्फर नेगेटिव है, यहाँ पे N नेगेटिव और O नेगेटिव है। तो इनमें सबसे बड़ा साइज जो होगा सल्फर का होगा। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई, जहां भी सल्फर नेगेटिव है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आने वाली है। तो सल्फर नेगेटिव मुझे यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, बट यहां नहीं मिल रहा। तो एक चीज तो अपने कह सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी जो होगी सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे कम इसमें C की हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ए और बी को कैसे कंपेयर करेंगे। देखो इसमें S नेगेटिव है, S नेगेटिव इसमें भी है, तो ये दोनों समझ लो टाई हो गए। इसमें O नेगेटिव है, इसमें N नेगेटिव है। ये दोनों कौन से एलिमेंट हुए, ये दोनों एलिमेंट जो हुए वो आपके पास एक पीरियड के हुए। तो O नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल देन N नेगेटिव। इसलिए इन दोनों में से जो ARS होगी वो BRS से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 19। इन सभी रूल्स के अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं या स्टेबिलिटी के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीनोइड स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर मान लो मेरे पास बेंजीन जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखती है किसी भी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को हम बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। और जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बस आपको एक चीज की सावधानी रखनी है कि दोनों बेंजीन रिंग को जो बॉन्ड जोड़ रहा है उसके बॉन्ड को दोनों रिंग में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो मेरे पास एक रिंग यहां पे है, एक रिंग यहां पे है। इन दोनों रिंग को जोड़ने के लिए मैंने ये बॉन्ड यूज करा है। अगर इस बॉन्ड पे पाई बॉन्ड है तो इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग में भी मानूंगा और इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग में भी मानूंगा। ठीक है, और फिर देखूंगा मुझे बेंजीन जैसी कितनी स्ट्रक्चर दिखती है। जैसे एग्जांपल नंबर 19 में मेरे पास नेफ्थलीन दिया गया है। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को अभी इस रिंग का हिस्सा मान लूं तो मुझे एक बेंजीनोइड रिंग दिख रही है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। और इसी तरह इस पाई बॉन्ड को अगर मैं इस रिंग का हिस्सा मान लूं तो अगेन मेरे पास एक बेंजीनोइड रिंग और दिख रही है। इसका मतलब इस ए में मुझे 2 बेंजीनोइड रिंग दिख रही है। अगर मैं बी को देखूं तो बी में मेरे पास केवल एक ही बेंजीनोइड रिंग दिख रही है, क्योंकि इन दोनों के जॉइनिंग पॉइंट था, यहां पे बॉन्ड है ही नहीं। इसका मतलब ए में 2 बेंजीनोइड रिंग है
बी में केवल एक बेंजीनोइड रिंग है। तो किसी भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा बेंजीनोइड रिंग होती हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, यानी ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 20 में हमारे पास फेनिथ्रीन का एग्जांपल दिया गया है और सेम कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगाऊं कि मेरे पास एक रिंग मेरे पास बेंजीन जैसी ये दिख रही है और इसी तरह से एक रिंग मेरे पास बेंजीन जैसी ये दिख रही है, यानी इसमें मेरे पास दो बेंजीनोइड रिंग दिख रही है। अगर मैं इसकी बी स्ट्रक्चर को देखूं तो मेरे पास एक बेंजीनोइड रिंग यहां दिख रही है, चूंकि इसके ज्वाइनिंग पॉइंट पे यहां बॉन्ड है जिसको अब मैं इस रिंग का पार्ट मान लूंगा, तो एक रिंग मेरे पास बेंजीनोइड रिंग यहां हो गई, तो दो हो गई। अब अगेन देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों रिंग की ज्वाइनिंग पे है, तो इस पाई बॉन्ड को मैं इस रिंग का हिस्सा मान लूंगा, तो एक मेरे पास बेंजीनोइड रिंग यहां दिख रही है। तो इसमें टोटल 3 बेंजीनोइड रिंग दिखी, इसमें टोटल 2 मेरे पास बेंजीनोइड रिंग दिखी। इसलिए इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो बी मॉलिक्यूल या बी आर एस होगी वो ए से ज्यादा स्टेबल होगी। एग्जाम्पल नंबर 21, इसी तरह से एरोमेटिसिटी भी आरएस की स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, जबकि इस मॉलिक्यूल में मेरे पास एक पाई बॉन्ड है। तो होगा क्या, अगर आप स्टेबिलिटी निकालोगे आप कह दोगे सीधा कि ए विल बी मोर स्टेबल। इसलिए मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रूल्स होते हैं उनका एक्सटेंशन या एक्सेप्शन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जो एरोमेटिसिटी है जिसको डिटेल में हम हक्केल रूल में देखेंगे, उसमें होगा क्या कि इस कंपाउंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेंगे इसकी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चूंकि हक्केल रूल अभी हमने करा नहीं है या इस चैनल के थ्रू अभी अपलोड नहीं हुआ है, जब हम हक्केल रूल करेंगे तो वहां देखेंगे कि ये जो रिंग है जिसको मैं डॉटेड लाइन से मेंशन कर रहा हूं, इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और ऐसी रिंग जो है हक्केल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक बन गई है और एरोमेटिक होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी इन दोनों में से B विल बी मोर स्टेबल देन A। अब ऐसा नहीं है कि किसी कंपाउंड की आरएस की स्टेबिलिटी हमेशा कोई ना कोई ऑर्डर आए, यानी कोई ज्यादा स्टेबल हो कोई कम स्टेबल हो। इस एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो होगा क्या, हम इस बॉन्ड को इस तरह से रोटेट कर देंगे और रोटेट करके इसकी हम एक आरएस और ड्रॉ कर लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड हो और साइकिल जो है कार्बन की हो, यानी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर हमारे पास सारे कार्बन प्रेजेंट है और कहीं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आरएस की संख्या निकालते वक्त बहुत सावधानी रखनी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझनी है, क्या ये इस कंपाउंड या इस कार्बोकेटाइन की जो तीनों आरएस बनाई हैं ये इक्वल आरएस है या फिर हमारे पास ये आरएस जो है इक्वलेंट आरएस है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि ये जो आरएस होती है ये इक्वलेंट आरएस होती है, क्योंकि आप एक चीज ये देखो कि इस आरएस में जो चार्ज या जो बॉन्ड था वैसे ही उतनी संख्या में चार्ज और बॉन्ड इन तीनों में प्रेजेंट है, बट जिसके पास बॉन्ड था वो कार्बन चेंज हो रहे हैं या जिसके पास चार्ज था वो कार्बन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, जबकि पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ वाले कार्बन पे हो गया और अगले में पॉजिटिव चार्ज यहाँ वाले कार्बन पे हो गया, जबकि डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था, अगली वाली आरएस में इन दोनों के बीच में आ गया और अगली वाली आरएस में इन दोनों के बीच में आ गया। इसका मतलब ऐसा हो कि आपको बॉन्ड और चार्ज सेम उतना ही आपको सभी आरएस में मिले, तो ऐसी आरएस जो होती हैं वो इक्विवेलेंट आरएस कहलाती हैं और इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी हमेशा सेम होती है, यानी कि ये तीनों जो होंगे इक्वली स्टेबल होंगे और जब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे उसमें इन तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23। इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक कार्बोक्सिलेट आयन दिया गया है। अगर मैं ARS की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव होंगे जिससे A के थ्रू हम BRS की फॉर्मेशन कर लेंगे। B में यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचो CRS कैसे बनी होगी, B से CRS तब बनी होगी जब मैं इसके पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर दूं। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर दूंगा तो इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इन तीनों की स्टेबिलिटी की। इसमें मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, इसमें अगेन एक पाई बॉन्ड है और इसमें मेरे पास 0 पाई बॉन्ड है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है अगेन इक्विवेलेंट आरएस है। अभी इक्विवेलेंट आरएस क्यों है, यहां भी आर है, यहां भी आर मिल गया,
एक O नेगेटिव है, एक O नेगेटिव इसमें मिल गया, डबल बॉन्डेड O है, बट वो बॉन्ड या चार्ज जो है अलग अलग एटम के हुए। जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज इस O पे था, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज इस O पे आ गया, दोनों O सेम नहीं है। और इसमें डबल बॉन्ड O जो है यहां पे है, जबकि डबल बॉन्ड O यहां पे आ जाएगा, यानी अगेन ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों होंगे इक्विवेलेंट आरएस। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, चूंकि A और B इक्विवेलेंट आरएस है, इसलिए इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो इक्वल आएगी। A और B दोनों सेम स्टेबल होंगे। अब C क्या होगा? C में पाई बॉन्ड की संख्या 0 है, इसलिए A एंड B इक्वली स्टेबल होंगे, जो कि C से ज्यादा स्टेबल होंगे। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि आरएस की स्टेबिलिटी को चेक करते वक्त किन रूल्स को यूज करना है और किस सीक्वेंस में यूज करना है। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन और एक्सटेंशन को भी आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और कंटेंट आपको रेलेवेंट लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।